सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। इनमें से आसान क्वेश्चन कौन सा है जो मैं इनमें थोड़ा चूज करूँ? तो 19 क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है कि असर्शन में बोला हुआ है कि 2 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, और जो कि सही भी है। प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 ही होता है। तो सर असर्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक, अगले में देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करूं, यानी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करूं तो हमेशा वो प्राइम नंबर आता है। क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है या नहीं है, उसको चेक करो। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एक। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने लिया √5 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? वो कितना आएगा? 5, जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये हमने पढ़ भी रखा है कि √5 इरेशनल होता है, एनसीईआरटी में प्रूव करा था हमने। तो इसका मतलब सर ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। तो जिस बच्चे ने एग्जांपल यही वाला चूज करा तो उसके लिए तो सही होगी। पर जिस बच्चे ने मान लो ये वाला एग्जांपल चूज कर लिया कि √15 का स्क्वायर, अब हमने प्रूव तो ये भी किया हुआ है कि ये भी इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करूं तो वो कितना आ रहा है? 15। ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब स्क्वायर करने पे इरेशनल नंबर का जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइम नंबर आए। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि सर रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई? फॉल्स। तो सर अगर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आ रहा है। क्या बोला है स्टेटमेंट के अंदर? असर्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला हुआ है कि ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन इकलौता एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर मैं डिस्टेंस निकालू 2,3 का, जिससे डिस्टेंस मैं निकालू किससे? -2,3 का, डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? इक्वल। पर यहाँ पर एक वर्ड बोल दिया ओनली। इस ओनली वर्ड की वजह से है ना सारी सारी काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 20 का सोल्यूशन करें तो ध्यान से अगर मैं सोचूं, ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको डायरेक्टली बाय ग्राफ करने की कोशिश करी तो देखो एक रफ ग्राफ सा कुछ ऐसा बनेगा इसका। तो हमने बोला सर एक पॉइंट जो है ना 2,3 वो यहाँ पर आएगा, और एक पॉइंट जो आएगा वो -2, -3 यहाँ पर आएगा। और आप कई बच्चों को देख के लग भी रहा होगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना सर इक्वल सा लग रहा है, क्योंकि जब तुम डिस्टेंस निकालोगे ना, ठीक है, तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस इक्वल आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, तो पर कंफर्मेशन के लिए हमें ये नहीं पता कि और भी कोई पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता कि जिससे डिस्टेंस इक्वल आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में तरीका सीखा था कि पी कोई पॉइंट मान लिया x, y, उसका डिस्टेंस एक बार 2,3 से निकाल रहे हैं, उसका डिस्टेंस एक बार -2, -3 से निकाल रहे हैं। एक को पॉइंट ए मान लो, एक को पॉइंट बी मान लो, तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? पी बी के। रूट आएगा इधर, इधर भी रूट आएगा। अब क्योंकि रूट है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए हम ज़्यादा टेंशन ले नहीं रहे हैं। ठीक है, सारे स्टेप 2-3 स्टेप जो कट सकते हैं काट दीजिए। ठीक है, अब डायरेक्टली लगाइए पी ए का डिस्टेंस, तो कितना आएगा? 2 - x का स्क्वायर, फिर कितना आएगा? 3 - y का स्क्वायर। उधर भी खोल दीजिए, -2 - x का स्क्वायर और -3 - y का स्क्वायर। अगर मैं होल स्क्वायर खोलूँ तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 4। यहाँ पर कितना आएगा? x स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा? -4x। इस वाली लाइन को इसके जस्ट नीचे खोलो ताकि इजीली कट पाए चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 9। यहाँ पर कितना आएगा? y स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा? 6y। इसके सामने खोलो, जब दोनों में नेगेटिव होता है तो आंसर किसका आता है? पॉजिटिव वाले का आता है। तो +4 + x स्क्वायर +4x। यहाँ पर कितना आएगा? 9 y स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा? ऐड ऑन करेंगे तो 6y। अब जो कट सकता है काट दो। देखो ये चीजें पूरी पूरी उड़ गई, ये वाला पार्ट पूरा पूरा उड़ गया। तो देखो इसके लिखने का तरीका का बहुत फायदा होता है। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज को उठा के राइट में ले जाओ। देखो, तो 4x + 4x 8x हो गया। ठीक है, और इधर से कितना आया? 6y + 6y, ये कितना हो गया? 0 के बराबर। तो 8x + 12y = 0। अगर मैं 8 कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर दूं तो आंसर आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फाइनली अगर मैं देखूं कि इक्वेशन आई क्या, वो आई x + 3y = 0। तो एक बच्चा बोल रहा है सर देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यानी कि ओरिजिन की तो इस कंडीशन में सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या दिक्कत है? पर भाई क्या कोई और पॉइंट भी सेटिस्फाई कर सकता है? चेक करके देखो यहीं की। आपको x की और y की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिसको पुट करो इस इक्वेशन में और सेटिस्फाई हो जाए। तो एक बच्चे के दिमाग में से डायरेक्टली लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर -3 पुट करा और y की जगह पर 1 पुट कर दिया तो ये तो सब अपने आप 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1 पुट करने पे भी आंसर क्या आ रहा है?
ये इक्वी डिस्टेंस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब जीरो के अलावा और पॉइंट भी हैं। हमने तो एक ही पॉइंट ढूंढना था कि उसके अलावा कुछ मिल जाए, ताकि मेरी स्टेटमेंट क्या हो जाए, इनकरेक्ट। तो हमें दूर से समझ में आ गया सर, असर्सन वाली स्टेटमेंट है ना, वो वाली स्टेटमेंट जो है पूर्णतः क्या होगी, गलत। और जैसे ही असर्सन गलत हुआ तो मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इकलौती एक ही स्टेटमेंट ऐसी है जहां पर असर्सन गलत हो सकता है, वो भी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। तो आपने धमाका कर दिया, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हाइट दे रखी है दीप्ति के गार्डन की, रिकॉर्ड की गई ऐसे ऐसी, डेटा दे रखा है हमें। मीडियन दे रखी है कितनी है, मीडियन दे रखा है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो एक तरीका तो ये हो सकता था कि अगर हमें क्या दे रखा हो कि सारे सारे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स का सम दे रखा हो, ठीक है, तो फिर तो ये मीडियन की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, पर क्वेश्चन में मीडियन दे रखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर इसका यूज करवाना चाहता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस अब जो एक्चुअल फॉर्मूला लगाने के अलावा कोई चारा बचता है नहीं। तो यहाँ पर है ना, आप एक काम करो, सी एफ वाली टेबल बना लो यहीं की। अब प्रॉपर टेबल बनाने का टाइम है नहीं, तो जल्दी जल्दी बनाओ। इधर आएगा 2x, नेक्स्ट वाले में आएगा 2x प्लस 4, उससे नेक्स्ट वाले में कितना आएगा, उससे नेक्स्ट वाले में आएगा कितना, 6x प्लस 4, फिर 6x प्लस 12, फिर नेक्स्ट वाले में 6x प्लस 16, और यही लास्ट वाला जो बनेगा हमारा टोटल नंबर ऑफ बनेगा एन सिग्मा एफ आई, ये बनेगा हमारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है मीडियन की वैल्यू, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 55। इसका मतलब मीडियन क्लास कितनी आएगी इधर से, मीडियन क्लास कितनी आएगी यहाँ से, तो हम बोलेंगे मीडियन क्लास आएगी 42 60। ठीक है, तो यानी कि ये वाला डब्बा उठा लो, इसकी हेल्प से सारी चीज निकाल देंगे। अब तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये मामला होता है। देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हमने सॉल्यूशन पहले से लिख दिया है इसका। ठीक है, जो यूजुअल सॉल्यूशन आप करते हैं 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन में, वही वाला पूरे सॉल्यूशन कर रखा है। तो ध्यान से देखिए, हमें पता है कि मीडियन कितना दे रखा है 55, तो जो भी डेटा दे रखा था हमने सारा डेटा प्लग कर दिया। प्लग करते ही अब आपको एक बात पता है कि भाई मीडियन कितना दे रखा 55, तो हमने पुट कर दिया। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी 40, एन कितना आया सबसे लास्ट में जो आया था ये 6x प्लस 16, पुट कर दिया। यहाँ तक हमने सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर दी। देखो भाई मीडियन के यहाँ पे कितना पुट कर दिया 55, एल की जगह पे कितना पुट कर दिया ये, और इसी तरीके से हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर प्लग इन कर दी। फिर सबसे पहले स्टेप, इस 40 को उठा के इधर लेफ्ट में लेके जाएंगे, ये तो आएगा 15। ठीक है, यहाँ से 2 को काट देंगे 6x और 16 से, यानी कॉमन निकाल के काट देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, फिर माइनस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, फिर ये 5 के टेबल से काट दीजिए, कितना आएगा 3, इधर कितना आएगा 4, फिर ऊपर वाले 4 को नीचे वाले 4 से काट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्टेप में सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ तक आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और आपको आंसर मिल जाएगा x इक्वल टू 2। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस मेन बात ये कि इसमें थोड़ी लेंथ जाता थी बस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक बाउल है। ठीक है, उस बाउल के अंदर देखो मार्बल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो 3 तो रेड मार्बल है और 2 ब्लू मार्बल है। तो बस खाली इन्फॉर्मेशन को थोड़ा दिमाग में रखना और स्लोली स्लोली आगे बढ़ना। क्या लिखा हुआ है, रूही वांट्स टू पिक ए रेड मार्बल, उसको रेड मार्बल चूज करना है। ठीक है, और कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस should she make so that the probability of picking the red marble is greater than that of the previous one। यानी कि सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसी वाली कंडीशन के अंदर प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड मार्बल निकालने की। टोटल बॉल कितनी हो गई 5, रेड बॉल कितनी होगी 3, आंसर कितना है 0.6। अब मुझे बारी बारी तीनों केसेस के अंदर देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या क्या आती है। ठीक है, पहला केस के अंदर देखो, अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ रेड बॉल निकालने की। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक रेड मार्बल ऐड करी गई। अच्छा, टोटल बॉल तब कितनी हो जाएंगी, 5 तो है ही, एक मार्बल ऐड कर दी गई, टोटल कितनी हो गई 6। अच्छा, अब रेड एक्चुअली कितनी होगी, रेड पहले कितनी थी 3, अब कितनी ऐड हुई 1, तो ये कितना हुआ 4/6 विच इज 2/3, तो ये 0.66 करके कुछ ऐसे आगे आ जाएगा। आगे देखिए, एक आंसर निकल गया हमारा, दूसरा निकालते हैं। क्वेश्चन में बोला है फिर दोबारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है कि रिमूविंग ए ब्लू मार्बल। अच्छा, मुझे पता है टोटल बॉल्स कितनी थी, पहले 5 थी, उसमें से एक मार्बल रिमूव कर लिया गया। अच्छा, पर ब्लू मार्बल को रिमूव करने से रेड मार्बल के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, रेड तो ऊपर वाली सेम ही रही, ये 3/4, आंसर 0.75। ठीक है, लकीली कि दोनों दोनों ऑप्शंस जो है स्टार्टिंग वाले, दोनों का आंसर पिछले वाले से ज्यादा आ रहा है। ठीक है भाई, थर्ड वाले को चेक कर लो एंड वी आर फिनिश्ड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एडिंग ए रेड एंड ब्लू मार्बल। अब ध्यान से देखो, टोटल कितना था 5, और रेड मार्बल कितने थे
3। अब एक्चुअली क्या हुआ कि एक रेड मार्बल एक्स्ट्रा ऐड करा, तो रेड ऐड हुआ तो टोटल में ऐड होगा, ब्लू ऐड हुआ तो टोटल में ऐड होगा, ठीक है। पर एक्चुअली एक ही रेड बॉल एक्स्ट्रा आया, ठीक है। तो हमने कितना बोला, ये 4, ये कितना बोला 7। अच्छा, इसका लमसम आइडिया अगर मैं निकालूं तो 0.5 के आसपास आएगा, 7.5 से 35, तो उसके आसपास आ गया आंसर। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखूं तो कौन सा आंसर बड़ा है पिछले वाले से, ठीक है, ये पहले दोनों। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भाई हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भाई सबसे लड्डू सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 16 ही दे रखा है, ठीक है। इसको बस पेपर में ना लंबा लंबा बड़ा बड़ा लिखेंगे, कॉट सेक, ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, छोटा लिखो इसको। कॉट थीटा जो होता है ना, उस देखो कॉट को लिखो कॉस बाय साइन, सेक स्क्वायर को लिखो 1 बाय कॉस स्क्वायर, इसको सेक को लिखो 1 बाय साइन, साइन से साइन कटी गयो, एक कॉस से कॉस कटी गयो, फाइनल आंसर कितना है 1 बाय कॉस, विच इज इक्वल टू सेक थीटा। और ऑप्शन ए इक्के के साथ हम जाएंगे और हमने ये क्वेश्चन भी निपटा दिया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या बोला वो क्वेश्चन के अंदर, shown below a solid marked by joining the right circular cylinder and hemisphere of equal radius, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आप लिखिए, TSA ऑफ द सॉलिड, यानी कि TSA ऑफ सॉलिड वो किसके बराबर है, वो दे रखी है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विद ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड, ठीक है। सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, ठीक है, विद ट्वाइस रेडियस। अब स्टेप बाय स्टेप चीजें ऐड करना स्टार्ट करो। देखो एक्चुअली क्या क्या चीजें ऐड होंगी आपको बताया, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक, हम तो जल्दी स्पीड में लिखेंगे। फिर TSA ऑफ सॉलिड में निकालूं तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा, वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, CSA ऑफ सिलेंडर भी लगेगा, वो कितना होता है 2 पाई आर एच। और भाई नीचे बेस भी तो है, बेबी को बेस पसंद है, तो ये वाला बेस वही वाला बेस, तो यहाँ पर कितना आया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये कितना आएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पर एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है ट्वाइस रेडियस वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर आर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2r का स्क्वायर लिखेंगे। आप सॉरी सॉरी सिंप्लीफाई कर लो, देखो यहाँ आंसर कितना आया 4 पाई इंटू 4 आर स्क्वायर, तो ये कितना आया 16 पाई आर स्क्वायर। ये वाला 2r स्क्वायर उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आया 14 पाई आर स्क्वायर। तो अब एक काम करो, ऊपर से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो, 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कितना आया 14 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मन ना मान रहा तो एक बार और माइनस कर लो, तो 2 पाई आर एच की वैल्यू कितनी आ गई 13 पाई आर स्क्वायर। अब बारी बारी काटते जाओ, ठीक है, उड़ा दो इसने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज कटेंगी, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो यहाँ पर क्या मिला 2h की वैल्यू कितनी आई 13 आर आई। फाइनली h की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 13/2 आर, और ये आ गया 6.5 टाइम्स रेडियस, तो इसका मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। तो हमने बॉम्ब फोड़ दिया भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सबसे बढ़िया प्रॉब्लम पूरे सैंपल पेपर के अंदर, मैथमेटिकली ब्यूटीफुल जो चीजें हैं वो डाली गई है, और वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला हुआ है यहाँ पर, है ना, एक पैटर्न दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करूं तो देखो पैटर्न में क्या लिखा है, पहले लिखा है 0, फिर लिखा है 1, अच्छा, फिर उसके बाद लिखा है 1 और 1, फिर लिखा है 2। स्टार्टिंग के तो पैटर्न थोड़ा बहुत आइडिया नहीं लग रहा, पर जैसे ही 2 पे पहुंचे तो ये समझ में आया 1 और 1 को जोड़ो तो कितना आया आंसर 2। अच्छा, तो उसका थोड़ा सा बड़ा देखो पूरे पेपर के अंदर सबसे बेस्ट पूरे पेपर के अंदर सबसे बेस्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिकल ब्यूटी जिस क्वेश्चन के अंदर है ना, वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न गिवन है, ठीक है, जिसमें नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से इस पैटर्न को लिखूं तो ये क्या आएगा 0, ये 1, ये 1, 2, 3, 5, 8, 13। अच्छा, इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में 0 और 1 के बारे में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर तो भी आइडिया लगने लग रहा, ठीक है। पर जैसे ही मैं 2 पे पहुंचा ना, तो दिमाग में अचानक से क्लिक हुआ, इन दोनों का सम ये दे रखा है। फिर एक बच्चा बोला सर फिर इसका मतलब तो इन दोनों का सम ये दे रखा होगा। फिर अगला बच्चा और चंटा निकला, इन दोनों का सम ये दे रखा है, फिर इन दोनों का सम ये दे रखा है,
ठीक है, इन दोनों का सम ये दे रखा है। तो ये जो स्पेशल टाइप का पैटर्न है, तो ये जो पैटर्न आपके सामने बन के आया है, इसी पैटर्न का बड़ा प्यारा सा नाम है, ये क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची जो मैथमेटिशियन है उन्होंने ये सीक्वेंस दी है, और ये सीक्वेंस का फायदा क्या है, आप इसको एक्चुअली कहाँ ऑब्जर्व करेंगे, यही वाली सेम चीजें फिबोनाची सीक्वेंस की आपको मिलेगी नेचर के अंदर। नेचर के अंदर फ्लोरल पैटर्न्स जो होते हैं, ठीक है, मोर ओवर अभी आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, तो यही वो वाली सीक्वेंस होती है जो कभी कभार ऐसा ही सेम सेम डायग्राम है ना, आपने अपनी मोस्ट फेमस बुक आर डी शर्मा जो लिखी होती है, ठीक है, उस आर डी शर्मा वाली बुक के ऊपर भी आपने कभी कभार ऐसा स्पाइरल घूमता हुआ देखा होगा। तो जो वो स्पाइरल घूमता हुआ देखा होगा ना, वो स्पाइरल इसी इसी से इंस्पायर्ड होके बुक के फ्रंट पेज पे डाला गया है, ठीक है। तो ये वही चीज है, ठीक है। और फिबोनाची सीक्वेंस की आपको डेली लाइफ में बहुत सारे क्या मिलेंगे, आपको ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे जो फिबोनाची सीक्वेंस से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को मैथ्स अच्छी लगती है तो वो तो भाई जरूर एक बार वीडियो के बाद, ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में सर्च मारना नेट पे, आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट अच्छा जग जाएगा इसके अंदर। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ठीक है। शोन बिलो इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस इन द यूनिट स्क्वायर ग्रिड, ठीक है। द टर्म रिप्रेजेंट्स द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। जो एक्चुअली जो टर्म्स यहाँ पर लिखी गई है ना, ठीक है, और जो ये नीचे स्क्वायर बन रहे हैं, उनको उनका कनेक्शन कुछ ना कुछ दे रखा है यहाँ पर। अब एक सिंपल सा काम करते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह देख पाए इसको। देखो भाई, अगर अब इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं दिमाग लगाऊं, देखो, तो यहाँ पर एक पहला स्क्वायर दिया, ये स्क्वायर मिल गया, ठीक है, इसकी साइड लेंथ कितनी है, एक, ये वाला भी मिल गया, इन दोनों से मिलकर नेक्स्ट वाला बन गया स्क्वायर, ठीक है। फिर से बाकी दोनों को मिलकर ये 3 बन गया, फिर नेक्स्ट वाला 5 बन गया, फिर कितना बन गया, नेक्स्ट वाला कितना बनेगा, 8 बन गया, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ है कि एक्चुअली ये बताओ कि जो एरिया आएगा ना, जो शेडेड पार्ट करा हुआ है हमने, ठीक है, ये जो पार्ट शेड किया हुआ है, इस पार्ट का एरिया क्या निकलेगा। तो सर मुझे अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन और थोड़ा तेज करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं स्क्वायर, अच्छा, इस स्क्वायर के अंदर कहीं ना कहीं चीजें कुछ ऐसी बनाई हुई है जो मुझे शेडेड रीजन है, अच्छा, उस शेडेड रीजन के अंदर थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये एंगल यहाँ पर क्या है, 90 है। तो जिस चीज की चर्चा चल रही है वो कहीं ना कहीं एक क्या है, क्वाड्रेंट है। क्या है वो, क्वाड्रेंट। अगर वो क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो एक काम करते हैं अब, तो इसका मतलब सर ध्यान से अगर मैं देखूं तो हर एक स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रेंट ले रखा है जिसका एरिया हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरिया अगर मैं निकालूं तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, 1/4 होता है पाई आर स्क्वायर का, ठीक है, 1/4 पाई। और हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो भी यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर क्या है, स्क्वायर की साइड लेंथ है, ठीक है। तो जो स्क्वायर की लेंथ होगी, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, वही तो रेडियस बनेगी, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ से तक का डिस्टेंस एक्चुअली है कितना, क्वेश्चन में बोला हुआ है ये 8/8 का स्क्वायर बन जाएगा अभी। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर। तो 1/4 पाई, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। काट दे इधर से भाई, ये 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब क्योंकि जैसा इसमें दे रखा होगा वैसा सिंप्लीफाई कर देंगे, यूनिट दे रखी तो बात बन जाएगी इससे। 16 आंसर आ गया हमारा भाई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर भाई। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, मैथमेटिकली बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन राइट एंगल इज 4/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, इसको पता चलेगा थोड़ी देर बाद आपको कि ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है। इस क्वेश्चन में अच्छे होने की खास बात ये है कि ये बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन लगता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, कि ये भी क्या क्वेश्चन दे दिया पेपर में, पर इसके अंदर भी कॉन्सेप्चुअल कैच है, बाद में देखेंगे ध्यान से। हमने क्या बोला हुआ है, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, बच्चा भी लाइक कि सर ये तो साइन दे रखा है ना, साइन थीटा सा 4/5 दे रखा है, तो यही करते थे हम बचपन में, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बना लिया सर, ठीक है, राइट एंगल बना लिया। क्वेश्चन में बोला भाई कि किसी एक साइन के एंगल का वैल्यू 4/5 दे रखा है, तो साइन थीटा लिख दिया, उसके हेल्प से फिर हमने ये लिख दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर हमने सीखा था सर, ये जो ऊपर वाला होता है ये P/H ही तो होता है, तो ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला H हो गया, तो P की वैल्यू कितनी होगी 4, H की वैल्यू कितनी होगी 5, तो P की वैल्यू 4, H की वैल्यू 5। अब बच्चे बड़े तेज होते हैं, ठीक है, वो बड़ी जल्दी क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर, और क्योंकि बच्चे बड़े तेज है तो यहाँ से मैं B की वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ कि 3 आएगी, ठीक है भाई। तो जैसे ही 3 निकाला
तो 3 यहाँ पर लिखा। 3 लिखते ही फिर ऑप्शन चेक करने की कोशिश करी और आपने पाया जी कि जो हमने फैक्ट देखा है कौन सा, ऑप्शन ए वो मैच कर नहीं रहा, ठीक है, बी हो नहीं पा रहा, सी कतई नहीं दिख रहा और डी ने तो हवा ही नहीं लग रही डी में तो, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका मतलब सीबीएसई ने रॉन्ग क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सीबीएसई बच्चों को टाइम वेस्ट कर रही है, पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक वो प्रॉब्लम है जो आप स्किप कर देते हैं हमेशा। ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 से ही, ठीक है। जब अपनी कॉपी के अंदर जब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो आप ये फॉल्स मेथड यूज करते हैं, ये मेथड गलत है। एक्चुअल मेथड क्या है आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए बिल्कुल जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है ना, जो एक्चुअली होनी चाहिए, देखो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ये बोलती है कि सर साइन थीटा जो होता है ना वो आपने 4/5 लिखा, उसको आप लिखते हैं ये p/h हो गई। इनडायरेक्टली ये रेशियो गिवन है जी, क्या गिवन है, रेशियो। तो रेशियो गिवन है तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या मानी जाएगी 4k, h की मानी जाएगी क्या मानी जाएगी 5k। तो इसका मतलब ये हुआ कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, h की वैल्यू 5k का स्क्वायर पुट करिए और ये 4k का स्क्वायर पुट करिए और ये कितना आएगा b स्क्वायर। और यही सेम पॉइंट आउट मैंने एनसी जब क्लासेस में ली थी, और यही सेम पॉइंट था जो मैंने क्लास के अंदर स्टार्टिंग के एग्जांपल 1 में ही बोल दिया था कि भाई आप लोग ये गलती करेंगे। और देख लो सीबीएसई ने भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा सही पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना आएगा 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9k स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3k। तो इसका मतलब सर अब हमारी जो जो चीजें आई है ना, जो ट्रायंगल की साइड्स आई है वो कौन कौन सी आई है 3k, ये कितनी आई है 4k, यहाँ पर कितनी आई है 5k, ठीक है। तो सर आंसर तो फिर भी आता ना दिखाई दे रहा, फिर इसमें नया चीज क्या कर दिया आपने। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो k होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, k की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है, k की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो k की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो हम क्या करते हैं k की वैल्यू चेक करके देखते हैं कि k की वैल्यू पुट करने में कौन सा आंसर सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है। तो देखो भैया हमने क्या करा कि सर ऑप्शन ए के बारे में चेक करने की कोशिश करी, ठीक है, कि अगर मैं 4 और 5 को सेम रखना चाहता हूं तो आंसर k की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है। 4 और 5 को सेम रखना चाहता हूं तो k की वैल्यू कितनी आई 1, पर उस 1 से वो 3 बराबर नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन ए कट गया। बी वाले पे आइए, 4 और 5 को सेम रख के रूट 41 बने, जैसे पिछले वाला नहीं बन पाया तो ये भी नहीं बन पाएगा। सी पार्ट पर आइए, 6 8 10, कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा कि इसी वाले के अंदर k की वैल्यू 2 पुट की गई है, कितनी पुट करी गई है 2, और k की वैल्यू 2 पुट करके सेम सेम आ रहा है, वो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका मतलब यही पॉसिबल आंसर हो सकता है। डी को भी चेक कर लो, ठीक है, 8 और 10 को सेम रखते हुए 441, बिल्कुल पहले दो ऑप्शन थे ना उनके जैसे ही ऑप्शन बनाया हुआ है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल भाई ये ऑप्शन का हो रहा है धप्पा, ठीक है। और पेपर में आपका भी हो जाता धप्पा अगर आपने एक लॉजिकल तरीका नहीं चूज किया होता, ठीक है। तो लॉजिक्स के ऊपर काम करिए, ठीक है, अंधविश्वास के ऊपर काम ना करें, ठीक है। तो डायरेक्टली ये 4/5 कब लिखेंगे, जब कि भाई एमसीक्यू क्वेश्चन हो, ठीक है। और तभी भी क्वेश्चन रखिए दिमाग में कि सर ये एक्चुअली रेशो होता है, ठीक है। कभी कभार तो क्वेश्चन अगर इजी हुआ तो इजी आपको पेपर में दिख जाएगा, और अगर इजी नहीं हुआ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हुआ तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो देख ले, ठीक है। और पिछले वाली वीडियो में थोड़ा सा करेक्शन भी था, तो जो 2 शॉर्ट्स डाले हुए थे वो करेक्शन वाला पार्ट भी आप देख लें जरूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा मस्त सवाल है, ठीक है। हाँ, दो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, जो आपकी बुक में कवर नहीं कर रखा है, पर फिर भी देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 क्या लिखा हुआ है, एक यूनिट स्क्वायर दिया है ROST, यूनिट स्क्वायर का मतलब साइड 1, ठीक। अच्छा, फिर आपको बोला हुआ है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कुलर सेक्टर ऑफ विद सेंटर O, ठीक है। वो बोल रहा है कौन सी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट रहेगी कि मैं एरिया ऑफ सेक्टर POQ निकाल पाऊं। एक बच्चा बोल रहा है सर एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला है ना, आप सीधा बोलिए θ/360 इंटू πr² होता है, ठीक है। तो अब अपन लोगों को क्या क्या चीज चाहिए, अपन को क्या क्या मांगता है, अपन को थीटा मांगता है, अपन को क्या मांगता है रेडियस मांगता है। तो क्या मैं कुछ भी करके रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो एक बच्चा बोल रहा है सर जो ये जो चीज होगी ये भी रेडियस, इधर तो जाओगे ये भी रेडियस, और जो सेंटर से अगर आप आ गए तो ये भी रेडियस होगी। तो क्या आप ये सेंटर वाला डायगोनल निकाल सकते हैं स्क्वायर का। हाँ,
स्क्वायर का डायगोनल अगर ये 1 है, ये 1 है, तो स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि रूट 2 आ गया ये। ठीक है, ये डायगोनल तो आपने निकाल लिया, यानी कि रेडियस तो अपन लोगों की फिक्स हो गई। अपन लोगों को और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, थीटा। अब थीटा तो डायरेक्टली निकल नहीं सकता, ठीक है, तो थीटा कैसे निकालें, तो हमें यहाँ ही इसी पॉइंट पर आगे ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, जो 11th क्लास के अंदर यूज होता है। तो हमें पता होना चाहिए थीटा इक्वल टू एल बाय आर, क्योंकि थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, आर्क की लेंथ चाहिए, आर्क लेंथ चाहिए होती है अपॉन में रेडियस, ठीक है। तो यानी कि इसकी पूरी आर्क की लेंथ अगर मुझे पता तो हो और रेडियस हमें पता कर ही ली, तो थीटा हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। पर ना हमें आर्क लेंथ पता, तो इसका मतलब क्या एक्स्ट्रा चाहिए, ऑप्शन सी, यानी कि आर्क लेंथ अगर आपको पूरी पूरी पता होती तो बात बन जाती, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन ए इज ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। तो भाई ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन एग्जाम रिकॉर्डेड इन द फ्रीक्वेंसी टेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ 70 to 80। तो अगर क्लास इंटरवल जैसा कुछ बनाया होता ना पिक्चर सी, ठीक है, कि सर ये तो सी आई है, ये एफ आई है, ऐसे करके कुछ, तो इसके अंदर मुझे बोला गया है कि बाकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस ये दी कि 70 to 80 वाले में यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो मैक्सिमम है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, फिर आगे क्या बोला हुआ है, मोड निकालना आपको डेटा का। मोर ओवर खास बात क्या बताई गई है कि यहाँ की वैल्यू ऊपर वाले की वैल्यू, ठीक है, और नीचे वाले की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू ऊपर नीचे जो लिखी हुई है वो क्या है, सेम वैल्यूज है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूं डायरेक्टली यहाँ पर, इसे एक्स ही लिख दूं, इसे एक्स ही लिख देते हैं। तो ऊपर नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, वो क्या पाई गई है, सेम। कहाँ लिखा है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर आर इक्वल, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला क्या है, सेम है, ठीक है। और जो बीच वाला है, ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं y, होगा कुछ ना कुछ देखी जाएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मॉड के फॉर्मूले में पुट करते हैं, मॉड के फॉर्मूले में क्या करते हैं, पुट, तो l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो भाई ये फॉर्मूला था, हमने पुट कर दिया। अब मेन बात क्या है ना कि हमें f1 f2 इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो क्या करेंगे हम, हमें पता है सेंटर वाला होता है वो कौन सा होता है, वो f1 होता है, ऊपर वाला कौन सा होता है f0, नीचे वाला कौन सा होता है f2। बस आप चुपचाप वैल्यूज पुट करते जाइए और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा, मॉड की वैल्यू, ठीक है, अगर 70 to 80 की रेंज है तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी, 70, ठीक है। f1 की वैल्यू कितनी, y, f0 की वैल्यू कितनी, x, ये कितना आएगा 2y, यहाँ पर कितना आएगा x, यहाँ पर कितना आएगा y, इंटू गैप कितने का है 10 का, टाइम्स y माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 10, y माइनस एक्स से y माइनस एक्स कट गया, 2 से ये 10 कट गया, आंसर कितना है 70 जमा 5, एंड फाइनल आंसर इज 75। तो डायरेक्टली तुक्का वुक्का नहीं लगाएंगे, कुछ भी लिख देंगे ऐसे ही, ठीक है। लॉजिक लिखेंगे प्रॉपर, लॉजिक लिखने के बाद हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हमने भाई ये पूरा सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। होप आपको पसंद आया हो, ठीक है। आपको पसंद आ रहा है तो भाई अपने दोस्तों में शेयर कर दो, कोई भी 10th क्लास का बच्चा हो, कहीं पर पढ़ता हो, ठीक है, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।